काफी जेंसी लग रहे हो आप आज। बस ऐसे ही है यार, तो थोड़ा सा वक्त के साथ चलना पड़ता है। आपने कभी सोचा था कि एक शो आएगा बेस्ट ऑफ लक निकी और छोटे बच्चे से लेके बेबी शायद एक पेरेंट तक आपके साथ वो रिश्ता बना लेंगे कि वो हमेशा रहेगा? जिसको मैं शुरू में कुछ भी नहीं समझ रहा था, मतलब क्या यार बच्चे को लेके बनाएंगे, क्या होगा। एक अच्छा, आप सीरियस नहीं थे starting? नहीं था। एक एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड के बाद लोगों का रिएक्शन, बच्चे मुझे इमिटेट करना शुरू हो गए, मेरे डायलॉग्स बोल रहे हैं मुझे देख के। अवतार जी वायरल हो गए। हाँ, क्या बेस्ट ऑफ लक निकी की शूटिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा डाउन फेज था? डाउन फेज। आप अपना सबसे ज्यादा मनी कहाँ स्पेंड करते हो? खाने में। कुक को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, ये इतना डलेगा, ये इतना डलेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और जब कभी कोई ऐसा मूड होता है कि मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो फिर मैं हर चीज़ खुद बनाता हूँ, खुद अपने हिसाब से डाल के। भूख लग गई। इवन सलमान सर से आप बात करो, आपको लगेगा मस्ती कर रहे, बच्चों जैसी बातें करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बचकाने हैं। नो, ही नोज व्हाट्स द बिजनेस। वो इन्वॉल्वमेंट हर आदमी की, और हर आदमी के अंदर हंगर है। कुछ लोग पीआर इतना करवाते हैं, ओपनली इंटरव्यूज में जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और वहाँ पे फिर मूवी सैयारा जैसी चल जाती है जिसकी कास्ट किसी इंटरव्यू में गई ही नहीं, पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं करी। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही चीज़ फिक्स है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी फिक्स नहीं। यश जी ने कहा था कि वो जो पैसे दे रहा ना, 10 रुपए टिकट दे रहा है, वो बाप है, उसको उसके आगे कभी ईगो मत दिखाना। जो जिसने एक्सेप्ट कर लिया ना आपको, कुछ भी हो, आप हो गए एक्सेप्ट, और नहीं किया तो आप बना लो 40 फिल्में। कितने एक्टर हैं जो हमें आज भी लगता है कि ढो रहे हो यार, क्यों इनको, क्यों ले आते हो इसी को बार बार यार। निकी के पापा की बात ही अलग है। टीवी पर उन्होंने एक ऐसे पापा का रोल निभाया जो हर घर का हिस्सा बन गया, प्यार भी और थोड़ी डांट भी, और सबसे जरूरी अपने फैमिली की फिक्र। और वैसे ही रियल लाइफ में भी घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। सोचिए, आपने अपने सपनों का घर लिया और बाद में पता चला कि बिल्डर के अप्रूवल्स इनकम्प्लीट या रेरा नॉर्म्स फॉलो ही नहीं किए गए। सबसे बुरा, फ्लैट डिलीवर ही ना हो और आपकी सारी मेहनत की कमाई अटक जाए। ये वो ट्विस्ट है जो किसी डेली सोप से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। इसीलिए निकी के पापा को भी ये बात पसंद आई और आप लोग भी करवाइए हाउसी पॉइंट, जो आपके घर के सारे लीगल कंप्लायंसेस चेक करता है, टाइटल वेरिफिकेशंस, रेरा स्टेटस, अप्रूवल्स, ताकि आपके सपनों का घर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सेफ और सिक्योर रियलिटी बन सके। स्क्रीन पे उनका रोल था फैमिली की प्रोटेक्शन, और रियल लाइफ में घर की प्रोटेक्शन करना है हाउसी पॉइंट का काम। सो मेक श्योर यू चेक आउट housypoint.com। वेलकम गिरीश सर टू एपी पॉडकास्ट। निकी के पापा फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से हम चाह रहे थे सर ये पॉडकास्ट हो, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। मेरा तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हिट हो गया ऑलरेडी। इट्स म्यूचुअल ब्रदर। आप लोग इतने अच्छे तरीके से सवाल पूछते हुए करते हो, तो मुझे भी हुआ कि ठीक है, जाया जाए, देखा जाए। हाँ। क्या क्या पूछते हैं आप और किस तरीके से, किस दिशा में लेके जाते हाँ, काफ़ी जेंसी लग रहे हो आप आज। हैं। बस ऐसे ही है यार, तो थोड़ा सा वक्त के साथ चलना पड़ता है। हाँ हाँ जो लोग आपको आउटडेटेड बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ। कभी अपनी खुशी के लिए, कभी अपने आसपास के लोगों की खुशी के लिए। जो समझ में आए पहनता हूँ। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। कोई उम्र के बारे में आपसे पूछता फिर आप क्या कहते हैं? जो रियल है वो बता देता हूँ। अच्छा, आप वो नहीं करते हैं कि नहीं। लोग यंग बताते हैं कि मैं तो बहुत यंग हूँ? नहीं, पता नहीं, मुझे कोई वैसी ख़ास खुशी नहीं होती। मेरा जो रियल एज है मैं बता देता हूँ। इनफैक्ट इंटरनेट पे तो बहुत टाइम ये मीम चला के, यू डोंट लुक 65, यू डोंट लुक, व्हाट्स योर रियल एज। बट मैं अभी लगभग 10-15 दिन में 49 का हो जाऊँगा। वाह। हाँ जेंजी बढ़िया लगते हैं आपको? हाँ, हर जनरेशन की अपनी एक क्वालिटी होती है। सिर्फ जेनजी की क्यों बात करूँ मैं, तो हर जनरेशन की बात करूँगा कि हर जनरेशन में कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, वो तो सब में देखने को मिलता है। तो अभी की जो जनरेशन है वो कई मायनों में ब्लेस्ड है और कई मायनों में बहुत फोकस्ड है। कई बार रश होता है हमें कि यार इतना कुछ इन्हें मिला, ये हमें मिल गया होता तो। और देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत फोकस्ड हैं। हम चाहे जितना मर्जी बोल लें कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया, ये बढ़ गया, बट वो स्टैंडर्ड्स तो सबके लिए सेम है और उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे आपको अपना बेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली
कोई टर्म्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, बट स्टिल आई एंजॉय एंड आई लाइक जेंजीज यार. And how is it like to be father of a Gen Z? मेरी बेटा यार वो हंसते हैं मेरे वो हंसते हैं मुझ पे, मेरी कोई परफॉर्मेंस देख के मजाक उड़ाते हैं, बट नहीं, अंदर से दे रियली एडमायर मी एंड दे लव मी. और उनके ज़रिए मुझे बहुत चीज़ें पता चलती हैं. उनके ज़रिए ये पता चलता है कि किस तरह की सोच आपकी जनरेशन जो है रखती है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. मैं जिन चीज़ों को शायद कभी ध्यान भी नहीं देता, उन लोगों ने मुझसे वो एक्सट्रैक्ट करवाया इंटरनेट पे, और उसका जो रिज़ल्ट आया और जिस तरह की मुझे तारीफ़ मिली अब की जनरेशन से, वो कमाल है. जिस तरह के शब्द लिख कर लोगों ने जिस तरह के सेंटेंस फ्रेम किए मेरी इस तरह के नई चीज़ों को देखकर, वो देख के पता चलता है कि लोग सच में ध्यान से आपकी हर चीज़ नोटिस करते हैं. आपने कभी सोचा था कि एक शो आएगा बेस्ट ऑफ लक निकी, वो डिज्नी पे होगा और छोटे बच्चे से लेके मे भी शायद एक पेरेंट तक आपके साथ वो रिश्ता बना लेंगे कि वो हमेशा रहेगा, इवन आज भी जब वो शो अभी एयर नहीं हो रहा है? मुझे ये तो नहीं पता था कि इस तरह का कोई शो आएगा, लेकिन एक विश्वास मन में था बचपन से. वो मम्मी के लगाए हुए बचपन के इंजेक्शन है कि तुम्हें एक्टर बनना है. मुझे विश्वास था कि मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा, बम्बई शहर जाकर, जहाँ लोग मुझे पहचानेंगे, मेरे पास ऑटोग्राफ्स के लिए आएंगे. पर उसका समा सबसे ज़्यादा बांधा अगर किसी ने, तो वो बेस्ट ऑफ लक निकी ने बांधा, जिसको मैं शुरू में कुछ भी नहीं समझ रहा था. मतलब क्या यार, बच्चे को लेके बनाएंगे, क्या होगा. एक अच्छा, आप सीरियस नहीं थे starting में? नहीं था, बिल्कुल नहीं था. मैं तो बोल चुका था डायरेक्टर को कि भाई आप किसी और को ले लीजिए, मेरी और कमिटमेंट्स हैं. मेरी मतलब आधा दिन यहाँ शूट करना पड़ता है, आधा दिन वहाँ करना पड़ता है. मैं तो निचुड़ जाता हूँ बिल्कुल. घर जाता हूँ, वहाँ भी छोटे बच्चे हैं. उस वक्त छोटे थे बच्चे, उधर भी बच्चे, उधर भी बच्चे, उधर भी बच्चे. तो बहुत अजीब सा दौर था मेरे जीवन का. तो लेकिन फर्स्ट सीज़न जब रिलीज़ हुआ और 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड के बाद लोगों का रिएक्शंस, और लोग बच्चे मुझे इमिटेट करना शुरू हो गए, मेरे डायलॉग्स बोल रहे हैं मुझे देख के. मैंने कहा ये तो कुछ बढ़िया सा हो गया है, कुछ ये तो अलग हो गया कुछ. अवतार जी वायरल हो गए. हाँ, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पता नहीं ये क्लेम किया है कि नहीं प्रोड्यूसर्स ने, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, कि हिंदुस्तान में सीरियल पे बनी हुई पहली फिल्म रिलीज्ड खिचड़ी है, तो गिनीज बुक में नाम होना चाहिए उसका. तो मैं उसका हिस्सा हूँ. और हिंदुस्तान में किसी इंग्लिश सीरीज़ पे बने हुए हिंदी के सीज़न, वो भी 4, वो बेस्ट ऑफ लक निकी है. किसी के 4 सीज़न नहीं है. इसका भी गिनीज बुक में नाम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. हो सकता है, तो मैं इसका भी हिस्सा हूँ. प्लस हर एज ग्रुप का आदमी, हर तबके का आदमी, इससे कोई भी अछूता नहीं है. हर उम्र का आदमी इसे देखता है, बच्चा देखता है, और वो एक विजुअल मेमोरी ऐसी बन गई है लोगों की कि सोचना नहीं पड़ता लोगों को कि अरे एक सेंस ऑफ सेफ्टी भी मुझे लगता है फील होती है लोगों को. हम अपनी दुनिया में आसपास इतने बिजी होते हैं ना, वहाँ पे एक शो जब बेस्ट ऑफ लक निकी जैसा आता है और आप वहाँ पे देखते हैं एक फैमिली को जीते हुए, प्रॉब्लम्स फेस करते हुए, फन करते हुए, वो चीज़ ऐसी है ना जो मुझे लगता है कि बताई नहीं जा सकती है. बहुत सारे लोगों की जिनकी मेंटल हेल्थ शायद सही नहीं हो, जो लोग नहीं अच्छा फील कर रहे हो, उनके लिए ये शो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बून था. हाँ, मुझे खुद पहले समझ नहीं आता था कि लोग बोलते थे सर हम तो 1 एपिसोड लगा के बैठे थे, जब तक 4 सीज़न देखने लिए हम उठ ही नहीं पाए. मुझे लगता था अच्छा ऐसी बात है क्या इसमें. लेकिन जब कोविड आया, जब मैं घर पे बैठा था, जब सेम चीज़ मेरे साथ हुई, अब मैंने 1 एपिसोड, अरे दूसरा, अरे तीसरा, अरे चौथा, जाग रहे हैं, जाग के ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, जब तक 4 सीज़न ख़त्म नहीं हुए तब तक रुक ही नहीं पा रहे हैं. और चूँकि निक्की की जब शूटिंग होती थी तो मैं अमूमन दूसरी जगह से एडजस्ट करके डेट्स करता था शूटिंग, तो मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, तो मैं सेंसेस में उतना नहीं होता था. तो जब मैंने
कोरोना में इन एपिसोड्स को देखा तो मैंने कहा अच्छा ये डायलॉग मैंने कब बोला था, ये मैंने कब बोला था, ये मैंने, वो शायद थकावट इतनी ज़्यादा होती थी उस वक्त कि ये ध्यान ही नहीं था कि ये सीन मैंने किया है, ये सीन मैंने किया है। पर ऐसा कभी लगा नहीं स्क्रीन पे? हाँ, तो मेरी वाइफ वही बोली कि तुमने अगर फुल सेंसेस में नहीं रहकर ये काम कर दिया तो फुल सेंसेस में होते तो क्या करते। तो मैंने कहा पता नहीं, मतलब आई एम ब्लेस्ड दैट वे। और एनर्जी, वो कैरेक्टर भी बहुत कमाल का था जो मुझे मिला, और सच में वो क्या बेस्ट ऑफ लक निकी की शूटिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा डाउन फेज था? डाउन फेज नहीं था, डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ कि मेरे बच्चे छोटे थे, तो मुझे घर आके भी एक होता ना कि रेस्ट मिलना या वो नहीं हो पाता, तो बच्चों के प्रति जो कमिटमेंट है वो भी चाहिए। और आपको शूटिंग पे भी बच्चों को ही हैंडल करना है, बच्चे को हैंडल करना है यार। आप उसको नहीं बोल सकते तू इतने रिटेक क्यों कर रहा है। हाँ। कोई बड़ा एक्टर है तो आप एक बार बोल भी सकते हो, अरे भाई ठीक से बोलो ना लाइन अपनी। लेकिन वहाँ पे तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक सीन में हम डेढ़ दिन लगे रहे हैं। वो वॉलीबॉल वाला सीन है एक, निक्की उसमें बास्केट में डालती है, एंड व्हाट पेशेंस दैट डायरेक्टर हैड, भाई हैट्स ऑफ टू हिम। वो मास्टरपीस ऐसे ही नहीं बना है, वो डायरेक्टर को बहुत उसका श्रेय जाता है। डेविड पॉलीक्रैप, क्या काम किया उस बंदे ने, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता था, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या फॉर्मेट भी मेरे लिए नया था, मल्टी कैमरा सेटअप था ही नया इंडिया में। सिटकॉम हाँ। और प्लस इंग्लिश से अडाप्ट किया हुआ, कैसे उसको करेंगे, इंडियनाइज कैसे होगा, कन्वे कैसे होगा, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती थी। और कैमरा एंड उस डायरेक्टर की क्या आदत थी कि वो 8 से 10 ओके टेक करता था, और 8 से 10 ओके टेक में उसको सेम एनर्जी चाहिए होती थी, और फिर उसमें वो बाद में एडिट में बैठ के बेस्ट टेक्स निकाल के लगाता था। लेकिन आपके लिए एग्जॉस्टिंग कितना हो जाता है। बच्चे भी हैं, बंदा सोचता है यार चल हो गया ना, मिल गया, बच्चे को कहाँ दोबारा करना, नो स्टार्ट, फिर से आओ बाहर से, फिर से बोलो लाइन, फिर से करो। तो उस वक्त तो हमें बहुत एग्जॉस्टिंग लगता था। बट बी प्रोफेशनल जोन की, प्रोफेशनली अगर बात करें तो आई कांट कट माई डायरेक्टर्स ऑर्डर। वो जो बोलेगा मुझे करना पड़ेगा, तो कोफ्त होती थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट में देखता था, अच्छा एक और बड़ी आपको कमाल की बात बताता हूँ कि एक वर्जन होता था जो उन्होंने लिखा होता था, और एक वर्जन होता था जो मैं कहता था मुझे मेरे हिसाब से करने दो। ये सिर्फ आप ही करते थे? मैं करता था, शायद बाकी भी करते हो, मुझे पता नहीं है। तो वो कहता था ठीक है गिरीश वाला वर्जन भी कर लो। लेकिन एडिट में फर्स्ट सीजन में सारे वर्जन मेरे लगे। वाह। तो सेकंड सीजन से उन्होंने मुझे बोलना छोड़ दिया, बोले आप जो कर रहे हो वही करो, बिकॉज आप अवतार सिंह से भी ज़्यादा अवतार सिंह लगते हो। मतलब वो उस तरह के परिवार से आते थे ना, जहाँ के बहुत सहेज के बैठना उठना बात करना। तो वो कहता है ऐसा कोई परिवार होगा क्या दुनिया में कि एक दूसरे पे छोले भटूरे फेंके। मैंने कहा भाई हम तो आते ही उस घर से हैं। मतलब मैं अपने अगर बचपन की याद करूं, अपने रिश्तेदारों की याद करूं, इतनी खुराफात, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारी ताइयाँ हों, चाचियाँ हों, नानी हो, दादी हो, हम तो रहे ही उस जोन में जहाँ हर चीज़ मजाक में ली जाती थी। कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो हंस के निकाल देते थे। तो मुझे इसलिए वो करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। उसके लिए मुझे खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ा। जो फैला हुआ कैरेक्टर है ना अवतार सिंह, वो फैलावड़ा मुझे, चूंकि मेरे अंदर था बचपन से, मैंने वो बहुत देखा है बचपन में। कैसे बताऊं आपको, जैसे मेरे घर में किसी की एक्सीडेंट हुआ और उसका सर फट गया, तो उसको पूरी पट्टी वट्टी बांध के ऐसे ऐसे पूरा बंद गया, उसकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं, है ना। तो अब उनके जब डैड एंटर होते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल में, तो वो जब उसको देखते हैं तो बोलते हैं तू तो बिल्कुल पायलट जैसा लग रहा है। मतलब पायलट, एयरफोर्स पायलट हेलमेट पहनता है,
मतलब ये नहीं अरे मेरे बेटे को चोट लग गई, अरे तेरे खून बह गया ना, तो पायलट जैसा लग रहा है। है ये ही मैं नहीं, आप एक्सेप्टेंस ही ना नहीं है। नहीं, मतलब उनका इस पे ध्यान ज्यादा था कि इसको ऐसे लपेटा हुआ है तो ही इज लुकिंग लाइक अ पायलट। उनको इस चीज की परवाह नहीं थी कि इसको चोट लगी है, ये हॉस्पिटल में इसको सलाइन लगी है। नो, ये एक मैंने वाकया आपको बताया, इससे आपको समझ में आएगा कि वो सीरियसनेस वाला एंगल ना इधर मैंने नहीं देखा। तो वो नेचुरली आप पे आया। नेचुरली था, नेचुरली था वो, फैल के बात करना, हर चीज़ को हंसी में एंजॉय कर लेना। सीरियस सिचुएशन में हाँ, कॉमिक होना। हाँ, कि बोलते ना कि केले के छिलके से कोई फिसले, हाँ, मेरे लिए तो हंसी है, अब फिसल गया, उसके लिए ट्रेजेडी है, उसकी कमर की हड्डी टूट गई होगी शायद। हाँ, तो हम लोग, मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ हर सिचुएशन को हंसी के प्रिज्म से ही देखा जाता था। हाँ। आपको अच्छा लगता है वो बात कि सीरियस सिचुएशन में भी आप फनी होके देख रहे थे? हाँ, वो जब मैं दुनिया में निकला तो मुझे पता चला दुनिया ऐसी नहीं है, लोग बहुत सीरियस रहते हैं कई चीज़ों को लेके, और सीरियस होना भी चाहिए। अब हर जगह आप वही वाला पुट इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई सच में किसी की डेथ हुई है या कोई सीरियस सिचुएशन में बैठा है, तो आप हर जगह हंस के वैसा करोगे तो वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा होता है। ये तो आप वक्त के साथ सीखते हो ना। शुरू में तो बच्चे को यही लग रहा होता है यही मेरा जीवन है, यही मेरा, उसका ये दरवाजे तक उसका जीवन है, उसके बाहर की तो दुनिया पता ही नहीं है ना उसको। वो तो जब बाहर निकलता है तो उसको समझ में आता है कि अरे नहीं, घर में तो ये करते हैं लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, तो फिर समझ में आता है। तो जो कि फॉरएवर एक प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस। हर जगह की टेम्परेचर अलग होता है, हर जगह के लोग अलग होते हैं, हर जगह का माहौल अलग होता है, हर जगह की वोकेबलरी अलग होती है, खाने का टेस्ट अलग होता है, लोगों की सोच अलग होती है, लोगों का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो वो कोप अप करना धीरे धीरे सीखा है। इस वजह से मैंने नुकसान भी उठाए हैं जीवन में कहीं, जहाँ मुझे समझ नहीं है कि भाई ये सीरियस सिचुएशन है और मैंने हंसी में कुछ मजाक कर दिया तो लोगों ने एक लुक दी, तो मुझे लगा कुछ ऑकवर्ड हुआ, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते उसको। आपका रिश्ता कैसे है आपके फादर के साथ? इस हंसी से समझ में आ गया होगा। यही है। फिर भी मतलब क्या बताऊं आपको, पापा, मतलब मैंने बोला पापा मुझे एक्टर बनना है, तो बन, फिर बॉम्बे जाना है, जा फिर। मतलब कोई उनका जवाब नहीं कि अच्छा बॉम्बे जाना है, अच्छा क्या चाहिए बेटा, कुछ क्या कैसे रहेगा, क्या, कुछ नहीं, बन फिर, जा फिर। मुझे मतलब मुझे क्या बता रहा है, बनना है एक्टर तो बनना, जा बॉम्बे, बॉम्बे जाने जा, मुझे क्या पूछ रहा है। फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बन गया एक्टर, बॉम्बे आ गया। मतलब उन्होंने कोई मुझे ना ये कहा कि मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, ना ये कहा कि मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा, जा कर। तो फिर मैंने 1-2 साल दिल्ली में रह के काम किया, आई अर्न सम मनी, कुछ अमाउंट इकट्ठा हुआ, उससे फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे छोड़ने भी आए साथ में, सेटल कराने आए, कहाँ ठहरा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट ये इस तरह की मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको कि छोटा था ना जब मैं, तो छोटे छोटे वाइट रसगुल्ले दिल्ली में मिलते हैं, हाँ, है ना, रसगुल्लियाँ बोलते हैं उन्हें। हाँ जी, हाँ जी। और फिनॉइल की गोलियाँ भी होती हैं उसी साइज़ की। हाँ, मुझे फ़र्क समझ नहीं आता था जब मैं छोटा था। तो मुझे एक बार फिनॉइल को मैंने मम्मी से पूछा, ये मैंने देखा मम्मी उसको बेड के अंदर डाल रही है, कॉकरोचेस वगैरह, क्योंकि सर्दियों के कपड़े रखने, दिल्ली का कल्चर आपको पता है, सर्दियों के कपड़े निकलते हैं, डलते हैं, तो उसके साथ में नेफ्थलीन बॉल्स मम्मी डालती थी। तो मुझे लगा अच्छा ये दवाई होती है। फिर एक बार वो रसगुल्ले आए, वो कोई खा रहा था, अच्छा ये तो दवाई होती है, अच्छा ये खा रहे हैं, अच्छा। तो ऐसा एक माइंड में बचपन में बैठ गया कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। अब डैड आए, डैड को मेरे मीठे का बहुत शौक़ था, तो वो आए बाहर से और उन्होंने एक प्लास्टिक में से वो बहुत सारी रसगुल्लियाँ अपने डोंगे में भरी। हाँ। तो मैं आया भागता भागता, पापा,
मैं भी खाऊंगा। अरे नहीं बेटा ये दवाई है। तो मैं मान गया सच में, हाँ दवाई, वो जो कॉकरोच के लिए डालते हैं शायद वही दवाई है। तो मैं अंदर गया मम्मी के पास, मैं कहा पापा मम्मी वो वाली दवाई लाएं जो कॉकरोच को डालते हो ना आप बेड के अंदर। कहते हैं, अच्छा जा वो रसगुल्ले हैं अकेले अकेले खा रहे हो। तो ये क्यूट जोन कि बच्चे से भी fun थे आपके मतलब हाँ पापा। हाँ बिल्कुल, एवरीबडी वाज लाइक दैट। आपके तो हमेशा चिल वाला माहौल ही था। चिल कोई भी माहौल हो वहाँ आपको हंसते गाते ऐसे ही दिखेंगे। कोई मुंह सड़ा के नहीं बैठा हुआ, कोई टेढ़ा मुंह करके बैठा हुआ, कोई ऐसे देख रहा, नो। पता नहीं अब ऐसा ही है भाई, अभी वो ब्लड लाइन वो वाली है तो कुछ कर नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आदमी जो आदमी जाता है उसको ना मजबूर कर दिया जाता है कि रिएक्शन नहीं देना है, स्टोइक रहना है, कुछ आना नहीं चाहिए रिएक्शन, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तू आदमी है। इसमें बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ें देख के फॉर्म हुए हो, उसके रिपरकशंस आपने क्या देखे हैं लाइफ में, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है हमें रिएक्शन देना होता है, हम नहीं देते तो नुकसान उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है रिएक्शन देना होता है, मतलब नहीं देना होता और हम दे देते हैं तो नुकसान उठाते हैं। तो वो तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, है ना। ये कि यार स्पिनर आ गया है तो मैं थोड़ा सा डिफेंसिव खेलूँगा, सर डिफेंसिव रहने में आप लगे विकेट ही उड़ गई, है ना, क्योंकि आप अपनी फॉर्म भूल गए। हाँ। स्पिनर आया तो मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा, ये किसी ने मुझे कहा तो मैं उसके कहने पे ऐसा रिएक्ट करूंगा कि नहीं यार ऐसे। तो अपने को रह रहा भाई, तेरा दिल कर रहा है आगे बढ़ के मारने का, उठाना मारना, नॉन रिएक्टिव किसी के कहने पे क्यों हुआ। तो ऑर्गेनिकली आपके अंदर से क्या आ रहा है, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, बहुत बड़ी डिबेट है, इसको ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़रूरत समझनी बहुत ज़रूरी है, और आपका मेरा रिलेशन उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर मेरा एक दोस्त मुझे एक जोक सुनाता है तो मेरा रिएक्शन अलग होगा। क्यों होगा? मेरा एक दोस्त अगर मुझे एक ही जोक 40वीं बार भी सुना रहा है ना तो भी मैं हंसूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी और मेरी 15 साल 20 साल की जर्नी है। हाँ। आपने देखा होगा दोस्त कई बार चुपचाप बैठे होते हैं फिर भी हंसते हैं। हाँ बिल्कुल हंसते हैं, क्योंकि वो विजुअल मेमोरीज चलती हैं उनकी, उसको देख के वो याद आया था, अरे साले इसने उस वक्त क्या किया था, इसने मुझे पेड़ से गिराया था, इसने मेरी जेब फाड़ी थी। उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब जब मिलते हैं तो बगैर किसी बात के रिएक्शन निकल जाता है। और हमें कोई अभी एक नया आदमी मिला है और वो बहुत ज़बरदस्त जोक भी सुना देना तो भी हमारी चाहे जितना मर्जी अच्छा जोक हो, बट वो रिएक्शन में हल्की सी रिलक्टेंस होती है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन के पीछे एक हिस्ट्री होती है, वो हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। आज आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, अगली बार मिलूंगा तो ये वाली यादें उसके साथ ऐड हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल। उस वक्त शायद मैं अब की हुई बातों की किसी रेफरेंस से वहां पे रिएक्शन दे दूं, है ना। शायद मैं समझा पा रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं मैं समझ रहा हूँ, यही तो रिलेशनशिप्स है हाँ। जो आप बना लेते हैं। हाँ करेक्ट। रोमांस का क्या रोल रहता है एक आदमी की लाइफ में, आपको क्या लगता है? रोमांस को अक्सर लोग लड़के और लड़की के रिलेशनशिप में देखते हैं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। रोमांस किसी भी चीज़ में हो सकता है। पत्तों से पानी टपकता है और टप 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 आवाज़ आती है, उससे भी रोमांस हो सकता है। पक्षी उड़ते हैं हवा में, एक तरफ जाते हैं, कोई बैठता है, कोई बिलबिलाता है, कोई पंख फड़फड़ाता है, कोई आपकी रेलिंग पे आके बैठ जाता है, कोई चिड़िया चहचहाती है, वो उससे भी रोमांस हो सकता है। ये कुदरत जो है, ये सृष्टि जो है, ये रोमांस से भरी पड़ी है, लेकिन आपकी वो नज़र होनी चाहिए। और इन चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्मों में, गानों में भी इस्तेमाल किया है लोगों ने।
ताल का एक गाना है, आपने सुना होगा, दिल ये बेचैन वे। उस गाने की स्टार्टिंग पानी की बूंद गिरने से है, वहाँ से बीट उठाइए। पानी में आप तैरते हो या पानी सरसराता है ऐसे आपके सामने से बह रहा है, उसमें भी रोमांस है। सनलाइट में रोमांस है। पर आदमी जब एक औरत से मिलता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ अलग ही फीलिंग होती है? वो जो यूनियन होती है एक मेन एंड वुमेन की, वो फीलिंग ही बहुत अलग है। हाँ, वो तो है ही है। इस चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ कि शेर के पास दांत हैं, दांत वही हैं, लेकिन उसकी भावना से उसके दांतों का इस्तेमाल अलग हो जाता है। वो जब अपने बच्चे को उठाता है, केयरिंग होता है, उन्हीं दांतों का इस्तेमाल बच्चे को बचाने के लिए करता है। फिर पेट भरने के लिए जो वो शिकार करता है, तो वो हंटर होता है, तो वो वाला इंस्टिंक्ट चलता है, मारने के लिए करता है। फिर जब शिकार को मार देता है, फिर उसका पेट फाड़ के खाना खाना है जब उसे, तो भूख मिटाने वाला इंस्टिंक्ट आ गया। तो ऐसे ही हमारी भावना है। हम हग करते हैं, किसी से गले मिलते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं, बहन से मिलते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, बीवी से मिलते हैं। हर बार भावना ही अलग होती है, और वही भावना आपके टच का डिफरेंस डिसाइड करती है। तो वो रोमांस, शायद मैं सही लाइन पे हूँ जो आपने पूछा, कि सृष्टि ने बनाया है हमें कि एक मेल फीमेल पर अट्रैक्ट हो, फीमेल मेल पर अट्रैक्ट हो। उसके भी कई पैमाने हैं, उसके साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक दूसरे को देखना, शुरुआत तो ऐसी होती है ना कि आपने देखा, या आप लिफ्ट में खड़े हो और ऑलरेडी कोई मोहतरमा बाहर से अंदर आई, शायद वो भीगी हुई हैं, या शायद वो फ़ोन पे हैं, या शायद उनकी चप्पल का स्ट्रैप खुल गया है, वो उसको ठीक कर रही हैं। कुछ भी कहते हैं ना कि 11 करोड़ से ज़्यादा इमोशंस अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं। 11 करोड़ तक इमोशंस बहुत सारे हैं। तो मैं तो रोमांस को ऐसे देखता हूँ भाई। मुझे तो वो चींटियों की लाइन चलती है और वो चलते चलते एक दूसरे को ऐसे कुड़क करके फिर साइड से निकल जाती हैं, उसमें भी रोमांस दिखता है। मुझे तो कारपेंटर जब कुछ पलंग वलंग बनाता है और वो पूरी मेहनत से जुक 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 काटता है और कील से जोड़ता है, और वो लट्ठे आपस में पेस्ट उसका सॉल्यूशन लगा के उनको जोड़ता है आपस में, एडहेसिव लगा के, और उसको धूप में रखता है। तो वो धूप में वो कैसा इंटैक्ट हो रहा है और धूप उसको सुखा रही है और वो कैसे चिपक गए आपस में, उसमें भी रोमांस दिखता है। और आपको लगता है कि आप, क्योंकि अभी अपने लाइफ इतनी ज़्यादा देख लिया, शायद आप इतनी गहराई से सोच पा रहे, और अगर मैं एक यंग लड़के की उससे बात करूं, तो उसके लिए रोमांस का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन होगा अपोजिट जेंडर से या सेम जेंडर से भी? हाँ, मैंने कहा ना, बहुत चीज़ें काउंट होती हैं। उम्र का तकाजा भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। जिन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, शायद अब उन चीज़ों पे जाता हो, कि एक लड़की ने बाल अच्छे से बढ़ाए हुए, संवारे हुए, नहीं संवारे हुए, उसकी ड्रेस सेंस अच्छी है नहीं है, उस पर शायद ध्यान नहीं जाता उस वक्त। कोई और एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो जाते हो। या मेरे जैसे आदमी की समस्या ये है कि मैं तो अपनी, आई एम एन OCD, मुझे तो जब तक पूरे तरीके से सब कुछ सही ना दिखे, मेरा शायद उस तरफ ध्यान ही ना जाए। तो ये सवाल बड़ा पेचीदा है अपने आप में, बट मेरा वर्जन यही है कि भाई, मैं ना रियल लाइफ में भी रोमांटिक बहुत कम हूँ। जो वाला एंगल आप पूछ रहे हैं ना, जो एंगल, वो शिकायत है मेरी मोहतरमा की मुझसे, कि आप जो हैं बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और आपसे ये वाला, आप फ़र्ज़ बाकी सारे निभा देते हैं कि जो करते हैं आप करते हैं, लेकिन रोमांस वाला एंगल, आपको रोमांस करना नहीं आता। शायद मैं इस बात का जवाब इसलिए इस तरीके से दे रहा हूँ। मेरा रोमांस मैं आपको बताता हूँ कैसा है, कि एक बार एक म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग चल रही थी, गाने की, और इधर 4-5 तबलची बैठे हैं, इधर 4-5 सितार वादक बैठे हैं, उधर म्यूजिशियन बैठे हैं, सब सेम रिदम में बजा रहे हैं। बट म्यूज़िक डायरेक्टर बोलते हैं, राम लक्ष्मण म्यूज़िक डायरेक्टर थे, देख कुछ मिसिंग है यार, कुछ मिसिंग है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। तो उसमें से तबला वादन जो कर रहे थे, उसमें से एक आदमी ने बोला, कहता सर मैं कुछ करूं क्या? कहता हाँ सर 2 मिनट दीजिए। वो उन्होंने अंधेरे में दिखा नहीं कि कौन बोल रहा है, वो अंदर थे कैबिन के।
तो उसने कहा, और वो अगला टेक हुआ तो टेक ओके। कहते यार कुछ मिसिंग था, वो क्या किया तूने? कहता कुछ नहीं सर, मैंने अपने हाथ पे ना घुंघरू बांध लिया छोटा सा, तो दंत तड़क दंत दंत तड़क दंत, तो जहां आपको वो चाहिए ना, वो जो मिसिंग लग रहा है, वो घुंघरू की छन्न 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 से आ गया। और वो रिकॉर्डिंग के बाद उस तबलची के चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन थी ना, कि म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको ऐसे बोला, यार तूने क्या कर दिया। मैं रोमांस को उससे जोड़ता हूं। शायद बहुत भारी बात कह रहा हूं मुझे नहीं पता। मैं रोमांस को उससे जोड़ता हूं कि वो सेटिस्फेक्शन, वो अपने काम के प्रति कितना ईमानदार था, और वो समझ गया उस चीज़ को, और उसने रिस्क भी लिया है। हो सकता है डांट भी पड़ जाती, सही क्या बकवास है, ये भी हो सकता था। तो मैं रोमांस को इस एंगल से ज़्यादा देखता हूँ। तो आपको बुरा नहीं लगता कि जैसे आपकी वाइफ, आपने बोला, कंप्लेंट करती है कि आप रोमांटिक नहीं है, उस बात का बुरा नहीं लगता आपको? बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मुझ में वो इंग्रेडिएंट है ही नहीं। आप मुझे पहाड़ से कुदवा लो, पानी में कुदवा लो, बर्फ़ में जमा दो, लोहे तोड़वा लो, पत्थर तोड़वा लो, लेकिन सीन में भी जहाँ रोमांस की बात आती है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। हाँ। क्योंकि वो इंग्रेडिएंट शायद है नहीं अंदर, मुझे ऐसा लगता है। कि रोमांटिक सीन्स आए भी नहीं अभी तक मुझे ज़्यादा करने, आए भी एक दो जगह, तो फिर मैंने उनको कुछ और तरीके से, किसी चीज़ का सहारा लेके, किसी को हंसी के अंदाज में या किसी को अलग अंदाज में करके एटलीस्ट वो सीन निकाल दिया। लेकिन मैंने हर रोमांस को यही पुट देने की कोशिश की। गाना है कि जुल्फ़ों का हर पीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। अब ये लिखने वाले ने क्या रोमांस लिखा? आंचल का हर तार, छोटे छोटे तार, और जुल्फ़ों का हर पेच, वो घूम जाते हैं ना बाल। तो उस तरह की चीज़ों का सहारा लेकर, खूबसूरत अल्फाज बीच में डालकर, इस तरह की सिचुएशन से मैं निकल गया हूँ लाइफ में हमेशा। वाइफ के लिए मैं अच्छे अच्छे गाने गाता हूँ। वो खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं क्लासिकल डांस में, तो मैं कुछ क्लासिकल गाने उठा के गाता हूँ उनके लिए, वो फिर उस पर परफॉर्म करती हैं। तो मैंने अपना रास्ता यहाँ भी निकाल लिया। ये भी सही है। तो मुझे समझ में आया, मैंने उस हिसाब से कि भैया ज़िंदगी तो चलानी है। हाँ, असली बीवी तो यही है। आप अपना सबसे ज़्यादा मनी कहाँ स्पेंड करते हो? खाने पे। मेरा सबसे दिल्ली वाले? बिल्कुल बिल्कुल भाई। छोले भटूरे, पराठे? ओह, छोले भटूरे। मैं छोले भटूरे वाला हूँ। मेरी वाइफ पराठों वाली है, मैं छोले भटूरे वाला हूँ। मेरे को सपने आते हैं छोले भटूरे के। मैं दिल्ली जाता हूँ तो भाई ख़बरदार जो मुझे घर पे खाना खिलाया किसी ने, तो सिर्फ छोले भटूरे, छोले कुलचे, भल्ला पापड़ी, आलू टिक्की, उबली छल्ली, वो मसाले वाली, और शकरकंदी, काली गाजर की कांजी, आपके वो फालसे का शरबत है ना। नॉनवेज नहीं? नॉनवेज छोड़ चुका हूँ मैं। पहले खाता था, बहुत खाता था, बहुत खाया जीवन में। अभी मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। हाँ। लेकिन जब खाया तो फिर अति कर डाली, मतलब तीनों टाइम नॉनवेज, वैसा वाला आदमी था। बट वो एक दिन ऐसा आया कि लगा कि नहीं यार, हो गया, बस बहुत है। तो बट वो है यार, वो खुशबू खाने की, वो अभी भी सेंसेस मिस करती हैं दिल्ली का खाना। तो खाने पे मेरा अच्छा खासा खर्चा हो। यहाँ मज़ा नहीं आता मुंबई में आपको खाने का? यहाँ ना अब क्या है कि 27 साल हो गए हैं मुझे, तो मैंने ऐसे अड्डे ढूंढ लिए हैं कि भाई यहाँ ये अच्छा मिलता है, यहाँ ये अच्छा मिलता है। और जो भी मेरा दोस्त नया बनता है, मैं उसको लिस्ट भेजता हूँ कि भाई देख, 27 साल की मेरी मेहनत है, इस दुकान पे ये अच्छा मिलता है। बोले तूने बॉम्बे आके क्या कमाया? मैं कहा मैंने तो ये कमाया भाई, यहाँ मिठाई अच्छी मिलती है, यहाँ ये अच्छा मिलता है, यहाँ ये अच्छा मिलता है। आपसे भी शेयर करूँगा, आपको मौका मिले तो जाइएगा, या अगली बार आए तो जाइएगा, या अभी बना मौका तो खाना ऐसी चीज़ है भाई कि मैं 24 घंटे खाने के बारे में सोचता हूँ। हाँ, मैं इस मामले में बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, और मैं खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। शेयरिंग नहीं करते आप? शेयर दूसरे का छीन लेता हूँ, अपने बच्चों का भी छीन लेता हूँ। खाने के मामले में किसी का सगा नहीं हूँ। तो और कोई मतलब मसालदान में कौन सा मसाला, मर गया यार मैं मसालों के लिए। काली मिर्च, अजवाइन, लौंग,
दालचीनी, न्याज भोज आपको आपके बड़े बुजुर्ग बताएंगे क्या होता है। न्याज भोज का पत्ता होता है जो चटनी में डलता है ना। उसके बाद आपकी ये कलौंजी बोलते हैं उसको लोग, भुनी हुई अजवाइन को कलौंजी बोलते हैं लोग। वो सूखे मसाले और ये धनिया, अदरक, मिर्ची, नींबू, लहसुन, इनसे उठ के मैं नहीं सोच सकता, ना सोचना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस लिमिटेड दुनिया में, क्योंकि मैं ना ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ। हाँ। लेकिन मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। ये डाइट वाइट नहीं हो पाती आपसे? डाइट होती है, रोल के हिसाब से होती है। हाँ। आप कभी देखिए मुझको, मैं कभी किसी रोल के लिए वेट बढ़ाता हूँ, कभी कम करता हूँ, लेकिन हाँ उस तरह का चैलेंज जब सामने आता है तो मैं करता हूँ, उसको भी करता हूँ। अभी अक्टूबर के बाद मेरे को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए चेंजेस लाने हैं, मैं करूँगा उसको, करूँगा। वेस्ट दिल्ली का लड़का होना कैसा है, क्योंकि आपने अपना मेजर बचपन वहाँ गुजारा है? दुनिया में सबसे लकी वो है जो हिंदुस्तान में रहता है। हाँ। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लकी वो है जो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा लकी वो है जो वेस्ट दिल्ली में रहता है, और वेस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा लकी वो है जो तिलक नगर में रहता है। वही बात ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ये सब नहीं? ठीक है, मैं तो देखो, मैंने जहाँ वक्त गुजारा मैं तो उसके हिसाब से बात करूँगा ना। हाँ। कि मैं ऐसा आदमी था कि सुबह दिल्ली की ठंड कैसी होती है आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह मंकी कैप पहनना, फिर ग्लव्स पहनने, फिर जैकेट पहननी, फिर हेलमेट पहनना, फिर बाइक पे सुबह सुबह जाके छोले भटूरे की दुकान पे रुकना और बोला भैया गरम गरम छोले भटूरे मेरी प्लेट में आनी चाहिए सीधा कढ़ाई से। तो ये वाले सुख मैं कैसे भूल जाऊँ वहाँ के। होंगे बाकी जगह भी, लेकिन मेरा तो वक्त वहाँ गुजरा है ना। हाँ। मेरा वक्त तो वहाँ गुजरा। आपकी कौन सी फेवरेट जगह थी दिल्ली में खाने के लिए? तिलक नगर इज़ द हब, बिगेस्ट। हाँ, सुभाष नगर, राजौरी गार्डन। क्या होता है जिस एरिया में आप रहते हो ना, वहाँ के आपको अड्डे पता होते हैं। जैसे मैंने बॉम्बे में भी ढूंढ ही लिए काम चलाने के लिए। तो खैर हमने शुरू कहाँ से की थी बात, ये मुझे याद नहीं है। हाँ, पैसा कहाँ खर्च होता है। हाँ। तो ये वजह है भाई कि कपड़े, जूते, गाड़ी, इन सब पे नहीं है? वो सब मेरी वाइफ लेती है, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। आपको बस खाना चाहिए? मेरे को खाना अच्छा चाहिए। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाता हूँ। पहले तो नॉनवेज खाता था तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाता था कि भाई मैं तीनों टाइम नॉनवेज खाता हूँ, आप ये इसमें लिखो, मेरे को कल को ये नहीं सुनना है वहाँ पे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो अब बस बाकी सब डिपार्टमेंट मेरी वाइफ संभालती है। वो संभालती है भाई, शुक्र है, संभाल लेती है। लेकिन मेरे को बाकी सारा मेरे को पता होना चाहिए। कुक को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, ये इतना डलेगा, ये इतना डलेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। मैं खुद भी अच्छा कुक हूँ। हाँ। खुद भी अच्छा बनाता हूँ। और जब कभी कोई ऐसा मूड होता है कि मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो फिर मैं हर चीज़ खुद बनाता हूँ, खुद अपने हिसाब से डाल के उसको प्रिपेयर करके खाता हूँ। भूख लग गई। भूख लग गई तो फिर बनाओ, क्या बताओ क्या खाना है, अभी बना देता हूँ। करेंगे जल्दी करेंगे कभी, डेफिनेटली। तो मैं थोड़ा सा बॉलीवुड वाली साइड मूव करना चाहूँगा, क्योंकि सर आप वो इंसान है जिसने SRK, अक्षय कुमार, सलमान खान, सारे जितने आपके बड़े स्टार्स इनके साथ काम किया है, और आपने खुद भी बोला कि इन्हें पता था आपके शो के बारे में पहले से। मेरा सवाल ये है कि जब आप ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, क्या ये आपके लिए डोरवेज ओपन कर देता है कभी कभी, इफ़ नॉट प्रोफेशनली देन इमोशनली? ये ऐसा है कि एक जैसे हमारी स्कूल टाइम में किसी हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, कुछ दोस्तों में ऐसा भी होता है जो ज़िंदगी भर एक दूसरे की काम के बारे में नहीं पूछते। सिर्फ दोस्त के तौर पे मिलते हैं। तूने क्या मस्ती की, तूने क्या की, ख़त्म। कभी नहीं पूछेंगे तूने कितना कमाया, तूने कितना कमाया, तूने कितना कमाया। एक तो ये एग्जाम्पल सुनते हैं। एक एग्जाम्पल होता है कि एक दोस्त का अच्छा काम चल रहा था, उसने दूसरे दोस्त को भी साथ में ले लिया और दोनों का करियर सेटल हो गया। तो ये ऐसा है, कोई एक्टर जेल अच्छा हो गया और उसने कहा कि अरे यार गिरीश, तू मेरे हर प्रोजेक्ट में होगा यार। आपके साथ हुआ है ऐसा? अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक्टर या स्टार ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मुझे रिपीट किया हमेशा। मतलब एक फिल्म में तो ऐसा हो गया कि हीरो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों आपस में झगड़ पड़े
और तीनों की मंशा थी कि डायरेक्टर बोलता है गिरीश तू मेरी नेक्स्ट फिल्म में ज़रूर होगा, प्रोड्यूसर बोलता है तू मेरी नेक्स्ट फिल्म में ज़रूर होगा, और हीरो बोलता है पाजी आप मेरी नेक्स्ट फिल्म में ज़रूर होंगे। तो ये हुआ है, ये भी हुआ है। वो वर्कआउट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अच्छा प्लस अब एक चीज़ और क्या है कि ये लोग डोर्स खोले ना खोलें, लेकिन इन लोगों के साथ रहकर इनकी कमिटमेंट देख कर ना आपको चीज़ें ऑब्जर्व करने को बहुत मिलती हैं। तीनों की है, अक्षय, सलमान, SRK, तीनों की कमिटमेंट है। एनी स्टार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, जिनके साथ भी मैंने काम किया है, वो अलग बात है कि भाई हम कुछ भी बोलें, लेकिन उनकी कमिटमेंट जब देखता है ना आदमी कि कितने कमिटेड है वो अपनी रेंज को और अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए ऑनेस्टली अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रोजेक्ट करना, वो इन एक्टर्स के अंदर आर्ट होती है। उनको पता है मेरे में ये वो कमी इन्हें है। अलग करती है सबसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बिजनेस की समझ, स्टोरी की समझ, लेकिन ये पूरे तौर पे किसी को नहीं पता। ऐसा अगर होता तो फिर हर आदमी की कोई पिक्चर कोई फ्लॉप ही नहीं होती ना। लेकिन वो अपने पैरामीटर्स जो उनके हैं उनमें रहकर अपना बेस्ट करना, वो एक ऐसी अजीब सी ऑनेस्टी है ना जो इन सब में मैंने कॉमन देखी। इवन सलमान सर से आप बात करो, आपको लगेगा मस्ती कर रहे हैं, सलमान खान कैसी बातें करते हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बचकाने हैं। नो, ही नोज व्हाट्स द बिजनेस, कितनी फिल्म का क्या कलेक्शन है, कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सा सीन हिट होगा, कौन सा क्या। वो इन्वॉल्वमेंट हर आदमी की, और हर आदमी के अंदर हंगर है, प्रोडक्टिव हंगर। इस वजह से वो लोग वहाँ पे हैं। दे नेवर फील सेटल्ड। अरे हो गया बैठो, नो लाला एपिसोड, लाला एटीट्यूड नहीं है। नो, और बेटर क्या, और बेटर क्या, और अच्छा क्या, और नेक्स्ट फिल्म क्या। तो वो चीज़ जो है उन्हें अलग बनाती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको उन लोगों का साथ मिल रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टर से आपकी दोस्ती हो जाएगी, वो तो बड़ी ऑर्गेनिक सी चीज़ है, जब होनी होती है हो जाती है। लेकिन आपको वो मिल रही है ना चीज़ देखने को, उनको ऑब्जर्व करो ना। मैंने तो फिल्में की ही इसलिए कि मैं सीख सकूं। मैंने यश जी के साथ काम किया, मैंने यश जी को 15 दिन 20 दिन साथ रहा हूँ, छोड़ा नहीं। सुबह उठते जहाँ वो बैठे बस पास जाके बैठे रहा। प्रोवाइडेड ये उनका लास्ट प्रोजेक्ट भी था जिसमें आप हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती बोल लो या बदकिस्मती बोल लो, बट मैं, क्योंकि नेक्स्ट फिल्म में उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल ऑफ़र किया था जब तक है जान के दौरान, बट ठीक है नहीं वर्कआउट हुआ। बट आई एम स्टिल हैप्पी कि मैं उनके साथ बैठा रहा 20-22 दिन और उनकी हर बात को मैं ध्यान से सुनता था। वो भी बहुत मजाकिया थे, लेकिन मजाक में बहुत कमाल की बातें कहे जाते थे। तो जीनियस, तो वो जीनियस सबके अंदर है, ऐसे नहीं है। वो ये ऐसा मीडियम है कि हर फ्राइडे को आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आपको कैमरे के सामने खड़े होके इधर 2 लाइनें बोलनी है, इधर 2 लाइनें बोलनी है, और आप स्टार बन गए। ये इतना सिंपल भी है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल भी है। बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। आप देख लीजिए ना, हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग PR इतना करवाते हैं, ओपनली इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और वहाँ पे फिर मूवी सैयारा जैसी चल जाती है, जिसकी कास्ट किसी इंटरव्यू में गई ही नहीं, पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं करी, किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही चीज़ फिक्स है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी फिक्स नहीं है। आप गरीब हैं, मोटे हैं, काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, देश के किसी छोटे प्रांत से आए हैं या बड़े हैं, कुछ मायने नहीं रखता। हाँ, वो कैलकुलेशंस हैं, जो लोग धंधे में बैठे हैं वो एक अपना ढर्रा बना के चलते हैं कि भाई इतना तो कर ही लेंगे, उसके आगे का उनको भी नहीं पता। इसलिए 2 करोड़ की पिक्चर 250 करोड़ भी कर जाती है, और 800 करोड़ की पिक्चर 10 करोड़ भी नहीं करती। तो इस तरीके से चलते हैं लोग। आप कैसे देखते हैं आज का सिनेरियो? आपको लगता है कि क्योंकि आप एक ऐसे शो का भी पार्ट थे जिसकी राइटिंग इतनी क्रिस्प थी, आज के टाइम में जो राइटिंग का जो जॉनरा है, जो प्रोफेशन है, उसको बहुत लाइट हार्टेडली लिया जाने लग गया है। बहुत ही टेम्पलेट कॉपी करने की आदत आ गई है लोगों को।
नहीं, मुझे तो इसका उल्टा लग रहा है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो राइटिंग हो रही है, जितनी डिटेलिंग वेब सीरीज़ पैटर्न आने के बाद, जितनी डिटेलिंग राइटिंग लेवल पे, फिर उसको उठा के उसको फिल्मकार, पहले लेखक लिखता है फिर फिल्मकार उसको पर्दे पे लाता है, ये दो अलग मीडियम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त राइटर को जितनी वैल्यू दी जा रही है उतनी नहीं दी गई अब तक। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिखे हुए काम को जस्टिफाई सही तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि वेब सीरीज़ में टाइम बहुत है आपके पास बातें कहने का। पहले के लोगों के लिए चैलेंजिंग बहुत था। उसने लिख दिया, वो फिल्म मेकर बेचारे पे एक ये टेंशन, पहले तो चलो 3 घंटे की फिल्म, 3.5 घंटे की फिल्म होती थी। अब नया जब मल्टीप्लेक्स आया तो एक हो गया कि जी 2 घंटे की फिल्म होनी चाहिए आपकी, कि उनको शोज ज़्यादा करने हैं, है ना। अब फिर वेब फिल्म आ गई, 90 मिनट हो गया। तो आप यार, फिल्म है वो, फिल्म है कि मतलब वो एक 1.5 घंटे की दुनिया है या 2 घंटे की दुनिया है। आप चाहते हो 120 मिनट में वो डायरेक्टर, उसको इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर चीज़ क्रिस्प करनी पड़ती है। आप देखो ना, इंसेप्शन जैसी फिल्में आई, अभी क्रिस्टोफर नोलन की जो आई थी ओपनहाइमर, हाँ, उससे पहले कौन सी आई थी, वो टाइमिंग मेरे को ध्यान नहीं। टेनेंट। हाँ, तो इस तरह की फिल्में जो बनती हैं, कितना हार्ड वर्क है यार। वो टाइम, आप एक फ्रेम भी इधर का उधर नहीं कर सकते। वो बहुत, ये कहना आसान है, कहते हैं ना कि कमर्शियल सिनेमा तो वो नाचना गाना है, अरे या रियलिस्टिक सिनेमा तो, रियलिस्टिक सिनेमा अच्छा है, या रियलिस्टिक सिनेमा तो ऐसी है कि कहीं भी कैमरा रख के कर लेते हैं। कमर्शियल नहीं, हर चीज़ खून मांगती है, हर चीज़ मेहनत मांगती है, आपको उसके साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ भी सोच के कुछ भी कर दो, नो, आपको 2 घंटे की एक दुनिया दिखानी है। और ख़ूबसूरती हमारी इंडस्ट्री की ये है, या ऑडियो विजुअल मीडियम की ये है। एक तो मैं इसमें थोड़ा सा अलग उसमें जाना चाहूँगा कि एक तो इस दुनिया की सबसे पुरानी और पहली आर्ट है एक्टिंग। कैसे? हाँ, कैसे? जब आदमी गुफाओं में रहता था, जब कोई भाषा नहीं थी, जब कोई कुछ नहीं था, और तब किसी बच्चे ने अगर गुफा के बाहर सांप देख लिया और वो आगे भाग के नहीं जा सकता है क्योंकि सांप काट लेगा, और उधर उसका पापा खड़े हैं अगर, तो वो यहाँ से इशारा क्या करेगा? उसने भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ये एक्टिंग हो गई, सांप है यहाँ, ठीक है, सही बात। प्लस बच्चा अपने रोने से बता देता है, उसको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती कि वो दूध के लिए रो रहा है, कि वो उसकी नींद पूरी नहीं हुई, उसकी रोने की टोन अलग होती है, उसको शब्दों की ज़रूरत है नहीं है। तो ऑडियो वीडियो, ये दुनिया का सबसे पुराना माध्यम है कम्युनिकेशन का। शब्द बहुत बाद में आए, है ना। अब मैं आता हूँ उस बात पे कि हमारा जो मीडियम है, इसमें मैंने आपको बोला कि एक भूतिया महल है जिसमें चुड़ैल रहती है। मैंने आपको बोला, आपने जो भूतिया महल सोचा और जो चुड़ैल सोची और जो मैं सोच के बोल रहा हूँ, जो मैं चुड़ैल सोच रहा हूँ, वो एक नहीं होंगे। आपका अलग भूतिया महल होगा और अलग चुड़ैल होगी, मेरा अलग भूतिया महल होगा और अलग चुड़ैल होगी। लेकिन जब मैं विजुअल पे आता हूँ तो वो डायरेक्टर दिखाता है ये भूतिया महल और इस तरह की चुड़ैल, तो उसने हम दोनों को सेम विजुअल दे के कन्विंस किया, तो हम दोनों एक तरह की चीज़ देख रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक शॉट से वो 2 घंटे की एक दुनिया होती है जो डायरेक्टर उसको क्रिएट करता है। वो उसका सृष्टि रचेता है ना। तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा वज़न, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। खैर, हम लेखक से शुरू हुए थे, तो इस वजह से उस वक्त के लेखकों के साथ शायद ऐसा होता हो कि भाई चूंकि उसके पास टाइम कम है, फिल्म मेकर के पास, तो उसको काट छाट करके वो बनाना पड़ा। शायद इसलिए राइटर ऐसा फील करते हो कि भाई मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, या अब इसलिए ऐसा हो रहा हो कि हमारे पास टाइम ज़्यादा है, हमारे पास हर बात को एलैबोरेट करने का, एक्सप्लेन करने का टाइम ज़्यादा है। तो पहले एक फोकस शिफ्ट में बात कह दी जाती थी, अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा है उसको कहने का।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिलियंट काम अब हो रहा है। जिस तरह के सब्जेक्ट्स मैं देख रहा हूँ, अच्छा बुरा तो हर बार होगा, हर दौर में होगा, हर उसमें होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब राइटर्स का दौर बेटर है। गिरी सर, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वेब सीरीज़ तो आज के टाइम में बहुत सारी आ रही है, सारे शोज़ बहुत सारे आ रहे हैं। वो चीज़ सही है कि राइटर्स आ पा रहे हैं, काम हो पा रहा है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट निकल पा रही है। बट कहीं ना एक टेम्पलेट को फॉलो करने की आदत हो गई है कि अगर कोई लेट से कोई एक्शन मूवी थी, वो बहुत हिट हुई, उसको देख के सब लोग अब एक्शन मूवी बनाना शुरू कर देंगे। मास वायलेंस दिखाना है, मास एक्शन दिखाना है, क्योंकि वो पहले हिट हुआ था तो चलो वही बनाते हैं। ये तो 1940 से। बट एक ख़राब चीज़ नहीं है थोड़ी सी? ख़राब है, बट क्या करें, अभी वो चॉइस नहीं है। ये अब से नहीं है, ये आपको लगता है अब से है, ये शुरू से ही है, शुरू से ही है। अब मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या बोलूँ। एक फार्मूला फिल्म, एक फिल्म हिट हुई वक्त। हाँ। वक्त में था कि माँ बाप से बच्चे बिछड़ जाते हैं, बड़े होके मिल जाते हैं। तो आई एम नो वन टू से दिस अबाउट, बट मनमोहन देसाई जी ने अपनी हर फिल्म इस पे बनाई है। उन्होंने एक फार्मूला फिल्म बनाई, उनको लगा कि यार ये चल गया, और हर फिल्म उनकी हिट हुई है। और साउथ का रीमेक्स हम आज नहीं बनाते हैं, दिलीप साहब के ज़माने में भी बनते थे, अमित जी के ज़माने में भी बनते थे। और ये जो आप कह रहे हो कि एक एक्शन हुई तो दूसरा भी शुरू हो गया, ये भेड़ चाल है। उसकी वजह ये है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। अब वाले प्रोड्यूसर नहीं है जो ऐसा करते, वो हो गए लाले। पहले बड़ा कमाल की चीज़ आपने पूछी। पहले के ज़माने में ईमानदारी से फिल्म बनती थी, उसका बजट नहीं होता था। कोई फिल्म 30 लाख में भी बन जाती थी, कोई फिल्म 80 लाख में भी बन जाती थी, कोई फिल्म 10 लाख में भी बन जाती थी। हाँ। 80 लाख लगता था तो डिस्ट्रीब्यूटर और वो सेल इंसाफ करते थे कि हाँ भाई दिख रहा है, लगा है, आपका इतना प्रॉफिट बनता है। 10 लाख बनाए तो हाँ यार आप ये कम बना, और बनाने वाला भी हाँ साहब मेरी इतने की बनी है। वो ईमानदारी, उस वक्त फिल्म बनती थी, पैकेज नहीं। आजकल क्या होता है, ढर्रा पहले फिक्स है कि भैया ये तुम्हारा बजट है, इतना कमाना है, इसमें ये करके लाओ। हाँ। तो वो देखो, मैं अपने घर का इंटीरियर कर रहा हूँ अगर, तो मैं एक बजट पकड़ के नहीं बैठ सकता कि 5 लाख के अंदर होगा ही होगा, 50 लाख के अंदर होगा। अरे मेरे को चलते चलते कोई शेड पसंद आ गया, कोई फानूस पसंद आ गया, कोई पंखा ऐसा पसंद आ गया, और वो 5 लाख रुपए बजट बढ़ गया। लेकिन मैंने तो अपने घर की खूबसूरती के लिए बनाया ना। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि नहीं भाई, उसके अंदर ही करो कंप्लीट उसको। तो वो ऑनेस्टी जो है ना, वो फिल्म मेकर्स के, जो सच में ऐसा करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते बेचारे, नहीं कर पाते। तो वो ना धंधे वाले लोग पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, फिर भी थोड़ा एक हिसाब था, लोग समझते थे। अभी सिस्टम अलग है यार, क्या करें। अभी वो जैसे जैसे चल रहा है मामला, उसमें अपना बेस्ट देना है, क्या करेगा आदमी, मेकर भी क्या करेगा। वही है जो फिर बीच में इसको पूरे ब्रेक को तोड़ता है ना, वो चल जाता है। जैसे मुझे लगता है, जैसे मैंने सैयारा की पहले बात करी, तो सैयारा मूवी कुछ अलग नहीं है शायद से, प्रेम कहानी वही है जो पहले से दिखाते आ रहे हैं। वक्त सही था मूवी का रिलीज होने का। हाँ, बोल सकते हो आप ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हो। वक्त भी होता है, और उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और क्या चीज़ हिट हो गई है, लोगों को क्या पसंद आ गया है, वो बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना कि यश जी ने कहा था कि वो जो पैसे दे रहा ना, 10 रुपये टिकट दे रहा है, वो बाप है, उसके आगे कभी ईगो मत दिखाना। जिसने एक्सेप्ट कर लिया ना आपको, तो आप कुछ भी हो, आप हो गए एक्सेप्ट। और नहीं किया तो आप बना लो 40 फिल्में। कितने एक्टर हैं जो हमें आज भी लगता है कि ढो रहे हो यार, क्यों ले आते हो इसी को बार बार यार। ये एक आयरनी है, या इस चीज़ का कहते हैं ना कि कोई, जैसे एक दूजे के लिए फिल्म आई थी, सॉरी मेरे पास पुरानी फिल्मों के एग्जांपल ज़्यादा हैं, तो उसमें जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने एंड में हीरो हीरोइन मर जाते। तो बहुत बड़े मेकर हैं इंडस्ट्री के जिन्होंने कहा था तेरी पिक्चर नहीं चलेगी है, क्योंकि एंड में हीरो हीरोइन को मार रहा है, लोग सैड होके घर नहीं जाना चाहते। हाँ। ये तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
बट ही सेड नहीं सर, मेरी फिल्म ऑर्गेनिकली यही एंड दिखाती है, मैं यही पकड़ूंगा। सुपर डुपर हिट हुई थी वो पिक्चर, बिकेम अ ट्रेंड सेटर। तो वही है, आप अपनी कहानी के हिसाब से उसको ईमानदारी से लेकर आओ, लोगों तक पहुंचेगी, ऐसी बात नहीं है। अभी री रिलीज हुई है फिल्में, हाँ हाँ, बहुत कमाया फिल्मों ने जो री रिलीज हुई है, लोगों ने अब रियलाइज़ करा है उसे। ये ना युग युग बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, आपको पता नहीं होता कि आपके घर के अंदर ही तिजोरी में कोई पुरानी फाइल निकली और आपकी निगाह आज पड़ी उस पर, वो तो फाइल वहीं पड़ी है 30 साल से। आपको आज दिखा, अबे तो मेरे दादाजी 30 करोड़ की जायदाद छोड़ गए मेरे लिए। तो वक्त जो आपने बोला ना, हाँ। वक्त वो है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। और ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हुए गिरी सर, आप कैसे देख रहे हो अभी अपनी लाइफ को? क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर यू एट द मोमेंट? मैं अपनी एज एन एक्टर ग्रोथ मुझे दिखता है, करियर वाइज भी दिखता है, और मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाने देता। या तो वो मेरा परिवार के साथ बीतता है या फिर कुछ सीखने में बीतता है, चाहे वो टीवी के ज़रिए हो या किताबों के ज़रिए हो या किसी और माध्यम से हो, अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं दिन में कोई भी एक बहुत पुरानी फिल्म देखता हूँ और कुछ एकदम नया देखता हूँ जो बिल्कुल ताज़ा रिलीज़ हो। रोज़? ऑलमोस्ट मतलब जब मेरे पास वक्त है ना, रेशो यही रहता है। और एक चीज़ को लेकर मुझे कोफ्त होती है, ये मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें योगदान दे सकूँ, कि हमारी भाषा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जैसे कि आप, किसी बंदे का नाम है पिंटू, है ना, अरे पिंटू ज़रा वो ग्लास पकड़ाना, और अगर उसी बंदे का नाम है अमृतांशु शेखर राठौर, तो रिस्पेक्ट आ जाएगी ना। अमृतांशु शेखर राठौर जी, ज़रा वो पानी का ग्लास पकड़ाएंगे। ये मैं क्यों आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम भाषा गलत बोलते हैं ना, तो हम डिटीरियोरेट होते हैं, जो हम हो रहे हैं। कई चीज़ों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले अगर आप जाएँ ना, तो हम बोलते थे वी कॉल इट अ मग, हिंदी में हम इसे मग कहते हैं। आज कहाँ से आ गया कि हम इसे मग बुलाते हैं? ये बुलाना कहाँ से आ गया? बुलाना इज़ टू कॉल। आपने कॉल को लिटरली बुलाना कर दिया। अब से 20 साल पहले नहीं बोलता था कोई, यही कहा जाता था कि यार हम इसे कब कहते हैं, हम इसे कब बुलाते हैं। मैं भी इसका शिकार हूँ, कई जगह स्क्रिप्ट में आता है, मैं मना करता हूँ बट मुझे बोलना पड़ता है। मैं चाहता हूँ, शायद से, अचानक से, खुद से, इन शब्दों के बाद से नहीं लगता है। अचानक मतलब अचानक, अचानक कोई आ गया, अचानक से कोई आ गया नहीं होता। शायद से, इतने बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने बोलते हुए सुना है इकट्ठा। अरे भाई इकट्ठा है वो, इकट्ठा नहीं है। आप खट्टा वाला खट्टा बोल रहे हो, इट इज इकट्ठा। तो इन चीज़ों पे मुझे लगता है काम होना चाहिए, और इस वक्त जो जनरेशन है उनको सही इंजेक्शन लगना चाहिए, उन तक सही शब्द प्रोनाउंस वो पहुंचने चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम एक्यूप्रेशर करते हैं, आपको कोई हार्ट की तकलीफ़ है, कुछ तकलीफ़ है, तो हम पाँव के पॉइंट्स दबाते हैं, ये दबाते हैं ना। ऐसे ही हमारी जो ज़बान है, जो हमारी संस्कृत जननी है सारी भाषाओं की, वो भाषा जब हम बोलते हैं ना, उसमें हम जब कोई मंत्र बोलते हैं या कोई चीज़ बोलते हैं, तो हमारी ज़बान के वो पॉइंट्स दबते हैं जो हमें उस दिशा में लेके जाते हैं। लोग कहते हैं ना, ये वाला मंत्र बोल दो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो साइंस बताते नहीं हैं। अभी एक मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें देखा गया कि कुछ बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़वाया जाता था सुबह से लेकर शाम तक, 2 महीने 1 महीना, और कुछ बच्चों को नहीं पढ़वाया जाता था। तो जिनको पढ़वाया जाता था 2 महीने बाद उनका माइंड इन वाले बच्चों से 10 से 12% ज़्यादा काम कर रहा था। तो ये साइंस है, हमारी भाषा जो है वो बहुत मायने रखती है।
और मुझे लगता है उससे पहले तो हमें पहले भाषा को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, प्रोनाउंसिएशन तो फिर भी बहुत दूर की बात है, पहले आप हिंदी बोलना तो शुरू करो। शुरू करो। क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, ये था ही नहीं, अब से 15 साल पहले था ही नहीं, ये अचानक कहीं से आ गया, अरे क्या ही कर लेंगे वो, अरे क्या ही हो जाएगा। नो, ये ही नहीं था। हाँ ऐसे बहुत तरीके से हमारी जो भाषा है ना वो गड़बड़ हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस दिशा में काम करना चाहूँगा। एक दिशा और है जहाँ मैं काम करना चाहूँगा कि मेरे देश में हर आधे किलोमीटर पे एक आदमी नीट एंड क्लीन फ्रूट प्लेट्स बेचने वाला होना चाहिए, फ्रूट प्लेट। हेल्दी आइटम बेचने वाला होना चाहिए। आज मेरा दिल है फ्रूट खाने का, मुझे दिखता ही हर जगह तला हुआ है, और ये दिखता है, क्यों नहीं इजीली अवेलेबल हो सकते फ्रूट्स, क्यों नहीं खाते हैं आप? उसके दो वजह हैं बाहर, कि गंदा कैसा कटिंग हो रही होगी, कौन होगा, हाइजीन। क्यों नहीं हम ऐसी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पे नॉर्मल आदमी के लिए फ्रूट्स हेल्थ वो कर सकें? क्यों नहीं हम उसको कम रेट पे मुहैया कराएं लोगों के लिए, बजाय लोगों को गंदा खिला के हॉस्पिटलाइज कराने के और वहाँ पे अरबों रुपए लगाने के। हम इस चीज़ पे क्यों नहीं काम कर सकते? ये मेरा थॉट है, मैं किसी पे थोपता नहीं हूँ, औरों का भी होगा ज़रूर। कोई दिन अगर ऐसा आएगा तो मैं इस दिशा में काम करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि जिस समाज में मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारी युवा पीढ़ी और हर आदमी सेहतमंद रहे। और जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन सर, कभी बेस्ट ऑफ लक निकी का सीजन 6 आएगा? इसका जवाब मिल जाए तो तुम मुझे दे देना भाई। दिल से सब चाहते हैं। हाँ हमने तो ये भी प्रपोज किया था कि अगर नहीं है तो फिल्म बना लीजिए, एटलीस्ट एक फिल्म बन जाए उस पर। फिल्म तो काफ़ी बड़ी आइडिया रहेगा। हाँ 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 हाँ, और ये प्रूवन सब्जेक्ट है, इस पे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। 80% पब्लिक इंडिया की ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे, इसके लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूँगा लोगों को कि इस दिशा में काम करें, इस चीज़ को लेकर आएँ। एक बना बनाया प्लेटर पे आपके लिए प्रोग्राम रेडी है, इसको अगर आप लेकर आते हैं एज अ फिल्म या सीरियल के तौर पर, या इन्हीं किरदारों को लेकर आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, तो आपको एक बनी बनाई ऑडियंस आपके लिए तैयार बैठी है, जो आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा और हमारे लिए भी रहेगा। बिल्कुल सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ, नॉस्टैल्जिया हिट हो जाएगा फिर से। बट थैंक यू सो मच गिरीश सर आपके टाइम के लिए, बहुत मज़ा आया। अरे थोड़े गले ने साथ नहीं दिया, बट आई होप आपको मज़ा आया हो। भावना, गला तो सेकेंडरी हो गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट किया है, और सच में कुश्ती कराई है मुझे, गुगली फेंकी है 2-3 जगह कि कुछ पूछते पूछते कुछ और आया, लेकिन वही मज़ा है ना। हाँ वही मज़ा है, अगर सब कुछ रटा रटाया और वैसा हो जाए तो एक्टर को, अगर या जो दे रहा है इंटरव्यू या पॉडकास्ट कर रहा है, वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये क्या आ गया, इसका अच्छा ये जवाब देना है, तो वो रियल निकल कर आता है और लोगों को भी मुझे लगता है पसंद आएगा। जिस तरीके से आपने पूछा है, ये लोगों के दिल तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। आई रियली विश सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।